कैबिनेट ने 13 अप्रैल के इजलास जो कैबिनेट कमेटी ऑफ द एनर्जी का हुआ, उसमें ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम के फ़ैसले की तौसीक की। इसकी रूह से ओगरा सेक्शन 8 में जो तरमीम की गई हैं, उन तरमीम की रोशनी में रेगुलर और सेमी एनुअल टैरिफ जो है उसको डिटर्मिन करने का जो गैप था उसको ख़त्म किया गया। और ये वो अमेंडमेंट्स थी जो 13 अप्रैल के इजलास में कैबिनेट कमेटी ऑफ दी कैबिनेट ने अप्रूव की और आज उसकी तौसीक की गई। एजेंडा नंबर 2 में जो एक ऐसा इदारा जो अवाम की अमंगों की तर्जमानी करते हुए जिसे अवाम के मफादात का ज़ामन बनाया गया और एक ऐसा मौसर हथियार जिसको आइनी और कानूनी तौर पे खुद मुख्तार बनाया गया, बाख्तियार बनाया गया और ताकत दी गई कि वो पाकिस्तान में अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ कार्टेल बनने से रोके और जहाँ कहीं कार्टेलाइजेशन होती है आइन और कानून के मजबूत और आनी पंजों से उन ज़िम्मेदारों का ना सिर्फ ज़ोर तोड़े बल्कि उनको आइन और कानून के कटहरे मिलाए। उसी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको मुसाबकती कमीशन कहा जाता है, उसकी तंजीम नौ और रिफॉर्म्स एजेंडा के हवाले से जब से ये हुकूमत आई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं उसको ताकतवर अदारा बनाने के लिए पुरज़म है। कंपटीशन कमीशन बदकिस्मती से माजी में उन ताकतवर अफराद के हाथों खिलौना बना रहा और अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय उन शख्सियात और अफराद को ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देता रहा बल्कि उनके मफादात के लिए अदालती सतह पर भी हर तरह की सहूलतकारी में मुलव्वस रहा। इस सूरत हाल को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कंपटीशन कमीशन की चेयरपर्सन को उनके ओहदे से हटाने का कैबिनेट के इजलास के दौरान फ़ैसला किया, जो उन्होंने अदालती रेस्क्यू लेके स्टे आर्डर लिया और वो फ़ैसला अभी तक चूँकि अदालत का पेंडिंग है और अभी तक उस पर हतमी अदालती राय हुकूमत को मसूल नहीं हुई, तो आज कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया कि इस अदारे की जो रिस्ट्रक्चराइजेशन है, रिफॉर्म्स हैं, इसको डिजिटलाइजेशन के साथ जोड़ के दौरे हाज़र के जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक बनाना वक्त की अशद ज़रूरत है, ताकि ज़हीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो आर्डिनेंस लाया गया है उसको मौसर और भरपूर अंदाज से अवाम के मफाद में इस्तेमाल किया जाए। तो लिहाजा जो आज डॉक्टर इशरत हुसैन की कमेटी जो बनी थी उनकी क़यादत में, जिनको ये काम सौंपा गया था कि वो इस अदारे की हदो हाल को इम्प्रूव करने के लिए और इसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा अवाम के जज्बात, एहसासात और हकूक़ का निगहबान और पासबान बनाने के लिए काम करे ये अदारा, वो रिकमेंडेशन सामने लाई जाएँ। आज डॉक्टर इशरत हुसैन की सिफारिशात को कैबिनेट के सामने पेश किया गया और उन सिफारिशात की रोशनी में ये बात कैबिनेट के सामने रखी गई कि अब तक इस अदारे के ख़िलाफ़ 27 पिटीशंस फाइल हुई हैं और मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ज़ुम्मे 27 अरब रुपए के वाजिबात हैं जो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को अदा करने हैं। तो वो शुगर मिल एसोसिएशन हो या फ्लावर मिल एसोसिएशन हो या दीगर वो तमाम फूड कमोडिटीज़ के साथ जुड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अदालतों से स्टे लिया और ऐसे स्टे हैं कि जिनकी मियाद जो है वो गुज़श्ता 11 साल से उनके डिसीजन पेंडिंग हैं। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और कैबिनेट ने सख्त नापसंदगी का इजहार किया और एक दफ़ा फिर
इस अज़म को दोहराया कि पाकिस्तान के अंदर किसी फ़र्द को, किसी तंजीम को और किसी शख्सियत को, अवाम को यरगमाल बनाने की कोई भी साजिश और कोशिश जो है उसकी हौसला शिकनी की जाएगी और इस कमीशन को और ज़्यादा एम्पावर किया जाएगा ताकि ये अवाम के हकूक़ की तर्जमानी करते हुए उनके हकूक़ का निगहबान बने। इस कमीशन के हवाले से चूँकि आज जो फर्दर रिफॉर्म्स एजेंडा को आगे बढ़ाने की कैबिनेट ने मंजूरी दी, उसमें एक तो जो एपलेट ट्राइब्यूनल है उसकी असामियों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 1 हफ़्ते के अंदर अंदर पुर करने की हदायत दी हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो फिलफौर जो है इस एपलेट ट्राइब्यूनल को मुकम्मल करें और अगली कैबिनेट की मीटिंग में इसको लाएं ताकि इस अदारे को फ़ाल बनाया जा सके। और दूसरी रिकमेंडेशन में जो लोग साल से एक ओहदे पर बराजमान है और उनको कई सालों से वो मैच फिक्स करके दूसरे अफराद या अवाम की बजाय उन एसोसिएशंस के नुमाइंदगान और मिल ओनर्स को फ़ायदा पहुँचाने में मसरूफ़ अमल हैं, उनको फिलफौर उनके ओहदों से हटाया जाए। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस अज़म को दोहराते हुए एक दफ़ा फिर कैबिनेट को ये यकीन दिलाया कि वो इन तमाम अदारों को जिनका काम अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जहाँ कहीं पे भी गठजोड़, मिली भगत और जानबूझकर अवाम के मफाद से टकराव और उनकी सोच और पॉलिसीज़ ऐसा तासुर पैदा करेंगी, वो किसी सूरत भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन पॉलिसीज़ में अगर कोई रिवीजन की ज़रूरत है तो उनको रिवाइज़ किया जाए और उनको पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाए ताकि अवाम जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें उन कवानीन से भी और उन पॉलिसीज़ से भी। इसके अलावा जो एजेंडा नंबर हमारा आज का अहम एजेंडा नंबर 3 जो था, उसमें एक बहुत अहम अमेंडमेंट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव की है, क्योंकि ये सरकारी मुलाजमीन हमारे जिनको सरकारी रहाइश की सहूलत सरकार दस्तयाब करती थी, एक उनको फैसिलिटेशन जो दस्तयाब थी मिनिस्ट्री हाउसिंग की तरफ से और एक जो है वो मिनिस्ट्री फाइनेंस की तरफ से 1991 का हुक्मनामा था, जिसके तहत वजारत ख़ज़ाना अब तमाम सरकारी मुलाजमों को ये सहूलत देती थी कि वो 25 साल की नौकरी के बाद 5 साल एडिशनल करके किसी वक्त भी 30 साल के लिए उस घर को रिटेन कर सकते हैं और 30 साल की नौकरी के बाद 60 साल तक, यानी अगर वो जॉब छोड़ भी दें, नौकरी में ना भी हों, तो वो सरकारी घर को 60 साल की उम्र और फिर 6 माह मज़ीद रिटेन कर सकते हैं। तो आज कैबिनेट ने 1991 का जो फिनांस मिनिस्ट्री का हुक्मनामा था उसको विड्रॉ किया और हाउसिंग मिनिस्ट्री का जो हाउसिंग पॉलिसी का एक ले डाउन क्राइटेरिया है उसी को एंडोर्स किया है ताकि तमाम सरकारी मुलाजमीन की रहाइश गाहों के हवाले से यकसा पॉलिसी का इतलाक़ हो, जिसका मतलब ये है कि 60 साल की उम्र में जब कोई सरकारी मुलाजम रिटायर होगा तो वो सिर्फ 6 माह एडिशनल उस घर को रखने का मिजाज होगा। इसके अलावा जो भी इसके साथ जुड़े 1991 के लाज के या पॉलिसी के मुताबिक बेनिफिट्स थे वो सब ख़त्म कर दिए गए हैं। एजेंडा नंबर 4 के तहत नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ जो है उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन की गई है। आज उसको असर नौ मरतब किया गया और कैबिनेट ने उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने
आज कैबिनेट को बताया कि पाकिस्तान का जो नज़रिया है क़याम पाकिस्तान का, और फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान, और फिर अब तमीर पाकिस्तान, उसमें जो अक़लीतें हैं उनका एक बड़ा कलीदी और अहम रोल है। और पाकिस्तान का आइन जो है उनके इस रोल को तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसको हर तरह की आइनी सरपरस्ती करता है। तो लिहाजा कमीशन के अंदर जो है वो माइनॉरिटीज़ को अक्सरियत दी जाए और माइनॉरिटी से ही चेयरमैन जो है उसकी तैनाती की जाए। तो लिहाजा आज कैबिनेट ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। इस मंजूर किए जाने वाले कमीशन में जो नॉन ऑफिशियल सरकारी मेंबरान होंगे उनमें 2 मुसलमान मेंबर, 2 हिंदू, 3 ईसाई यानी क्रिश्चियंस, 1 सिख, 1 पारसी और 1 कैलाश से रुकन को शामिल किया गया है। जो मुसलमान 2 हजरात जो हैं इसमें नुमाइंदगी करेंगे उसमें मौलाना खबीर आज़ाद साहब और मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब को इसका मेंबर बनाया गया है। कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे पहले जो कमीशन मौजूद था उसमें चेयरमैन माइनॉरिटीज़ से नहीं थे और मिनिस्ट्री रिलीजियस अफेयर्स का मिनिस्टर ही उसका चेयरमैन होता था, तो जिसके अंदर ये रिफॉर्म्स लाई गई हैं। और इसमें माइनॉरिटीज़ से जो गैर सरकारी फ़र्द होगा उसी को चेयरमैन लगाया गया है। और दूसरी चीज़ इसमें माइनॉरिटीज़ की अक्सरियत यानी माइनॉरिटीज़ के कमीशन में माइनॉरिटीज़ अक़लियत में थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने इस अबहाम को दूर करते हुए माइनॉरिटीज़ को ही अक्सरियत में इस कमीशन में जगह दी है। इसके अलावा जो अहम एजेंडा नंबर हमारा आज का था, जिसमें एजेंडा नंबर 5 के एग्जाम्पशन दी गई है, वो कैबिनेट के जो इससे पहले एक ऑर्डिनेंस भी आया, प्राइम मिनिस्टर ने उस हवाले से मीडिया को आगाही भी दी। आज वो तमाम जो सर्विसेज रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उनको अंडर आईसीटी ऑर्डिनेंस 2001 जो था उसके अंदर तरमीम की मंजूरी दी गई है और एग्जाम्पशन दी गई है, जिसके तहत जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में मौजूदा 5% टैक्स था उसको कम करके 0 कर दिया गया। इसी तरह जो सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डीलर्स एंड रियल एस्टेट एजेंट्स उनके ऊपर लागू जो टैक्स था उसको 5% कम करके 0 कर दिया गया। इसी तरह सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स उनके ऊपर जो टैक्स था उसको भी आज 0 कर दिया गया है। और ऐसे कम लागत वाले घर जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत तामीर किए जाएंगे उन पर प्रॉपर्टी डेवलपर्स की सर्विसेज पर जो टैक्स है उसको भी 0 कर दिया गया है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो डेली वेजर के लिए, मज़दूर के लिए और जो उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़े प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आपके इस शोबे के साथ जुड़ा जितना भी तरखान है, पेंटर है और मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक किसी न किसी मद में वो उसके अंदर हिस्सेदार है, वो मज़दूर हो, वो डेवलपर हो, वो लैंडलॉर्ड था या कोई और इन्वेस्टर है, उन सब के हकूक़ का इस लेजिस्लेशन में तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। और इसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसको सरकारी सरपरस्ती दी जाए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ 40 और सनतें जुड़ी हुई हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस अज़म को एक दफ़ा फिर दोहराया कि जब इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो गरीब के घर का चूल्हा चलेगा। तो इसी अज़म के तहत ये टैक्स जो है उनमें वेव ऑफ दिया गया ताकि कोरोना के साथ जुड़ा जो हमारा मुआशी चैलेंज है, जो हमारी बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, जो इस वक्त
गुर्बत और अफलास में इजाफ़ा हुआ है और जॉबलेस लोग जो हैं इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, उनको फिलफौर जहाँ से इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है वो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। तो इसको पूरे ज़ोर शोर से शुरू करने का प्राइम मिनिस्टर ने फ़ैसला किया है और आज उसके रास्ते में ये जो स्पीड ब्रेकर थे, जो रुकावटें हायल थी, आज कैबिनेट ने उनको भी दूर कर दिया है। एजेंडा नंबर 6 के तहत प्राइम मिनिस्टर चूँकि हमारी जो फिनांस और रेवेन्यू कमेटी है उसको हेड करते थे, जिसकी वजह से तमाम डिसीजन मेकिंग जो थी वो प्राइम मिनिस्टर के पास आती थी और बहुत सारा उनका कीमती वक्त जो था वो पॉलिसी डिसीजंस में सर्फ होता था। तो आज कैबिनेट में ये प्रपोज़ल लाई गई कि जो ये ज़िम्मेदारी है एडवाइज़र टू फाइनेंस को दी जाए, ताकि प्राइम मिनिस्टर की बजाय ये ज़िम्मेदारी वो अदा करें और उनको एडवाइज़र लगा दिया गया है इसका फिनांस एंड रेवेन्यू की जो हमारी कमेटी है कैबिनेट की, उसको देखने के लिए। और अल्टीमेटली यानी SOEs जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनके हवाले से जो भी डिसीजंस या डिस्कशन या पॉलिसीज़ हैं वो एडवाइज़र टू फाइनेंस जो हैं या एडवाइज़र ऑन फाइनेंस वो उसको देखेंगे और फिर हतमी मंजूरी के लिए वो कैबिनेट के सामने आएंगी। एजेंडा नंबर 8 के तहत जो काबीना कमेटी बराए तवानाई के 20 अप्रैल के फ़ैसले जो थे उसकी कैबिनेट के सामने आज मंजूरी के लिए पेश किए गए और इस शोबे में इस्लाहात के हवाले से जो इस्लाहात लाई गई हैं उसमें वज़ीर तवानाई को जो प्राइम मिनिस्टर ने हदायत की थी कि वो एनर्जी सेक्टर की रीस्ट्रक्चराइजेशन करें। इस सेक्टर के अंदर जो है वो एक टिपिकल जब से ये सेक्टर बना है वही एक स्ट्रेट अवे एक ऐसा निज़ाम चल रहा है जो डिजिटलाइजेशन के साथ जुड़ा नहीं है, जिसके अंदर जो है वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए बेपनाह गैप्स हैं और दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इस सेक्टर में उसकी इस सेक्टर में कमी है और फुकदान है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे जो काबीना कमेटी बराए तवानाई है उसने रिकमेंडेशंस दी हैं और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया है कि आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस जो हैं उनकी तरफ जाया जाए और रवायती तरीक़ों से हट के इस सेक्टर की असर नौ रिवाइवल हो। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी को जो मैंडेट दिया था उसमें तरजीही बुनियादों पे निजकारी जो था वो नंबर 1 था और वो निजकारी के लिए उन्होंने जो ISCO और PESCO को आज कैबिनेट में रिकमेंडेशन दी हैं कि तरजीही बुनियादों पर इनकी निजकारी शुरू की जाए और जो अदारे निजकारी के अलावा हुकूमत की सरपरस्ती में रहते हैं उनको भी प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे रीस्ट्रक्चराइज़ किया जाए। और मिनिस्टर हमारे जो एनर्जी हैं उमर अयूब साहब, उनको आज कैबिनेट ने हदायत दी हैं कि वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक कंप्रीहेंसिव एनर्जी रिफॉर्म्स एंड रीस्ट्रक्चराइजेशन प्लान लाएं ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं और जो हमारी पावर प्रोडक्शंस यूनिट्स हैं और फिर हमारे जो ओवरऑल टैरिफ से जुड़े अदारे हैं और जो हमारा एक बसूदा निज़ाम है बिजली का, उसकी अजियत से अवाम को छुटकारा मिले और इसके अंदर इस अदारे के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी और करप्ट प्रैक्टिसेस हैं यानी करप्ट प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया जाए और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए, उसी सूरत में मुमकिन है जब इसको डिजिटलाइज़ किया जाए और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा नए पाकिस्तान का जो डिजिटल पाकिस्तान का
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन है, उसके आन मुताबिक ये रिफॉर्म्स मुतारफ़ की जाएँ। एक जो आज चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने एक अहम इशू रखा गया, जिसके तहत क्लोरोक्वीन एक ऐसी दवाई जो मौजूदा हालात में दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उसकी डिमांड जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि मुख्तलिफ दोस्त ममालिक ने प्राइम मिनिस्टर से भी और मुतलका मिनिस्ट्री से और फ़ॉरेन ऑफिस से इस दवाई को पाकिस्तान से अपने ममालिक में इंपोर्ट करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कैबिनेट को बताया कि मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने उनको कॉल करके क्लोरोक्वीन के लिए दरख्वास्त की है। तो पाकिस्तान के पास जो है वो 15 मिलियन टैबलेट इस वक्त अगले 3 महीने की ज़रूरत पूरी करने के लिए मौजूद हैं और तमाम उन्होंने स्टडी और रिसर्च और पूरी रिपोर्टिंग मुरतब करने के बाद ये फ़ैसला किया है कि हम 1 मिलियन जो है वो ये क्लोरोक्वीन गोलियां जो हैं वो सऊदी अरेबिया को देंगे। तकरीबन जो 5 लाख हैं वो टर्की को दी जाएंगी, 5 लाख इटली को हम एक्सपोर्ट करेंगे, 1 मिलियन यूएसए यानी अमेरिका को, 5 मिलियन यूके को और 3 लाख जो हैं वो कतर को दी जाएंगी और 7 लाख जो हैं वो कज़ाकिस्तान को दी जाएंगी और 6 मिलियन जो है इस तरह हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे। और ये गोली जो पाकिस्तान में तैयार होती है, इसका जो स्टॉक पाकिस्तान में मौजूद है वो हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा है, लिहाजा इस बात को यकीनी बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने यह हदायत दी हैं कि ख़ाम माल जो इसका रॉ मटेरियल है वो चूँकि बाहर से आता है, तो इस वक्त तकरीबन 40 मिलियन गोलियां चूँकि पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो 40 मिलियन का रॉ मटेरियल भी मौजूद है। तो हमें मुश्किल की इस घड़ी में वो दोस्त ममालिक जिन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया, इस मुश्किल वक्त में उनकी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये गोलियां उनको एक्सपोर्ट की जाएं और इससे जो है वो इंसानियत का एक हमारा जो रिश्ता है उनके साथ वो मजबूत होगा और उसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो हमेशा उन ममालिक से कुछ ना कुछ मांगता रहा, तो इंसानियत की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की अपनी फेस वैल्यू और क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये एक बेहतर मौका है कि हम उन ममालिक की इस मुश्किल वक्त में मदद करें। इसके अलावा जो कैबिनेट के सामने आज मोहम्मद अली कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पेश की गई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस रिपोर्ट के हवाले से अपने इस अज़म को एक दफ़ा फिर दोहराया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है वो साफ, शफाफ और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का है और जो भी इस रिपोर्ट के अंदर गैप्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उन गैप्स की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान तमाम आइनी और कानूनी इक़दाम उठाएगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि नो वन इज़ अबव द लॉ। लेकिन इस रिपोर्ट के हवाले से चूँकि एक तफसीली रिपोर्ट को जो आज फ़ैसला हुआ कैबिनेट का कि इसको फिल फॉर पब्लिक कर दिया जाए, तो इस ज़िम्मन में असद उमर साहब की ये ड्यूटी लगी है कि इस रिपोर्ट को वो मीडिया से शेयर करें और रिपोर्ट के अंदर जो हाइलाइट्स हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं और जो आगे का वे फॉरवर्ड है वो मीडिया को अपराइज करें। लेकिन मैं ये आपको बताती जाऊं कि जिस वक्त ये मोहम्मद अली रिपोर्ट कैबिनेट के सामने उसकी सिफारिशात पेश की गई, 2 कैबिनेट के मेंबर्स
जिसमें नदीम बाबर और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब वो कैबिनेट से उठ के चले गए, क्योंकि उन्होंने इस रिपोर्ट के पेश होने के प्रोसेस में अपने आप को कैबिनेट के इस अमल से अलहदा किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद वो तमाम अफराद, मीडिया के हमारे जो एनालिस्ट हैं और ओवरऑल पाकिस्तान के जो अवाम है, उनको अपील की कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कोरोना वायरस से जिस तरह से निपट रहा है और जिस बहरान का हम शिकार हैं, हमें एक तरफ जो है कोरोना के वायरस से लड़ना है तो दूसरी तरफ करप्शन के वायरस से लड़ना है। दोनों वायरस का खात्मा हमने साथ साथ तरजीही बुनियादों पे करना है। तो जो हमारे से पहले की हुकूमतों ने IPPs के तहत एग्रीमेंट्स किए हैं, उनको बारीक बीनी से जांच पड़ताल के बाद ज़िम्मेदारों का तयन करके जो रिकमेंडेशंस आएंगी वो भी हम पब्लिक करेंगे। लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कोई पाकिस्तान में अब मुकद्दस गाय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस बात को दोबारा दोहराया कि इस हुकूमत के दौर में ना कोई IPP का मुआहदा हुआ है और ना इससे इस कैबिनेट के अंदर बैठे किसी वज़ीर ने किसी मुआहदे का जो एक तासुर दिया जा रहा मीडिया में कि शायद ये इस दौर के मुआहदे हैं, ये साबका अदवार में किए गए मुआहदे थे और जिसमें चूनिया शुगर मिल जैसे चूनिया पावर प्लांट जैसे मुआहदे भी हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का बेटा सलमान शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला बाप है और बेटा उसकी मंजूरी बाप दे रहा है अपने बेटे की कंपनी की। तो इस हुकूमत में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद नहीं है कि हुकूमत ऐसे इश्यूज़ की मंजूरी दे जिसके बेनिफिशरीज़ उनके वज़रा हों या कैबिनेट के अंदर बैठे अरकान हों। तो इसके अंदर जो अभी चूँकि एक सियासी स्टेटमेंट चल रही है और हमारे अपोजिशन के कायदीन जो हैं वो जो ही शहबाज शरीफ साहब को नैब ने बुलाया है वो एकदम से मुतहर्रिक हो के सेल्फ क्वारंटीन से निकल के वो मीडिया की स्क्रीनों के जीनत बने हैं और उन्होंने कोरोना को टारगेट करने की बजाय, कोरोना के ख़ात्मे की पॉलिसी देने की बजाय उन्होंने रूनुमाई भी कराई है और मीडिया की स्क्रीन पे रूनुमाई कराने आए हैं। तो नैब का दर्द जो है उन्होंने आके बयान किया है, वो बजाय इसके कि अवाम का दर्द बयान करते और कोरोना के हवाले से उनके उस दर्द के तदारक की कोई हिकमत अमली देते, उन्होंने शरीफ ख़ानदान के दर्द के अजाले के लिए अपनी तदाबीर पेश की हैं। तो ये इस बात की तरफ निशानदेही करती हैं कि अवाम के नुमाइंदे अवाम के हकूक़ के ज़ामन बनने की बजाय वो शरीफ ख़ानदान के वकील और उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने में मसरूफ़ अमल हैं। तो नैब जो ही मुतहर्रिक होता है, जो कायदीन सेल्फ आइसोलेशन और सेल्फ क्वारंटीन हुए होते हैं, वो एकदम जो है उनकी रूनुमाई हो जाती है और वो अपना टारगेट जो है वो हुकूमत को करते हैं। तो आज मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि कोरोना को टारगेट करें और कोरोना के ख़ात्मे की कोई तदबीर लाएं, अवाम को रिलीफ देने की को बात करें और कोई 4 दमड़ियाँ उन अवाम को राशन देने पे भी सर्व कर दें। और दूसरी बात जो एक सियासी कायद ने कही है कि हुकूमत जो है और ब्यूरोक्रेसी को वार्न की है, एक पहली बात तो ये है कि वो अभी तक इस
खाम ख्याली से बाहर नहीं आ रहे कि वो हुकूमत में नहीं है, और वो ब्यूरोक्रेसी को धौंस और गुस्से से डिक्टेट कर रहे हैं कि ये टाइगर फोर्स को पैसा दिया गया तो उनका एहतसाब होगा। तो हजूर यहाँ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं है जो अपने सियासी हवारियों को बंदर बांट करके नवाजें। यहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान है जो टाइगर फोर्स को रज़ाकार फोर्स के तौर पे उनकी सलाहियतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उनको फ्री ऑफ कास्ट एज अ वॉलंटियर उनकी सलाहियतें मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। किसी को एक पैसा सरकारी ख़जाने से नहीं दिया जा रहा, बल्कि वो रज़ाकार जो हैं अपना वक्त, अपनी एनर्जीज़, अपनी सलाहियतें इस मुश्किल वक्त में अपने मुल्क और कौम को डोनेट करने जा रहे हैं। तो आप उनकी हौसला अफजाई करें, आप भी रज़ाकार बने और आप भी अपने इर्द गिर्द जो दुखी बहन भाई हैं उनके दुखों का मदावा करने में हुकूमत का साथ दें। बहुत शुक्रिया। वफाकी काबीना के इजलास में ओगरा ऑर्डिनेंस में तरमीम के फैसले की तौसीक की। मुसाबकती कमीशन की तंजीमी नौ और इस्लाहात हुकूमत की तरजीह है। सरकारी मुलाजमीन जो रहायशी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे थे, इस सिलसिले में वजारत ख़जाना का 1991 का हुक्मनामा विदड्रा किया गया है और 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाले अफराद सिर्फ 6 माह तक सरकारी घर में मुकीम रह सकेंगे। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में मौजूदा 5% टैक्स, प्रॉपर्टी डीलर्स एंड एजेंट्स की सर्विसेज 5% टैक्स जो है उसको